हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले जितने भी मैंने आपको YouTube वीडियो शेयर किए हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बिंदुओं पर, दोनों प्रश्न पत्रों में, उनको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, देखते रहिए। और जैसे ही सामान्य परिस्थितियां बनेंगी और आप महाविद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे, हम आप लोग सब आपस में मिल सकेंगे, तब हम जो भी आपके और भी इससे गहराई में गहनता से अध्ययन किया जा सकेगा इन बिंदुओं पर, और आपकी कोई जिज्ञासाएं होंगी तो हम उसके बारे में विस्तार से बात कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी वो समय आए, और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो समय बहुत जल्दी आए। इससे पहले की क्लास में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे। कार्ल मार्क्स जो कि एक बहुत ही प्रमुख विख्यात समाजशास्त्री, जिनका जन्म 1818 में प्रशिया के राइन प्रांत में हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्क्स बहुत ही प्रतिभाशाली और कुशाग्र व्यक्ति थे, और उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा अपने उसी जो उनका जन्म स्थल था वहीं पर पाई। उसके बाद विधि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो बॉन विश्वविद्यालय गए थे, लेकिन उनको इतिहास और अर्थशास्त्र के दर्शन शास्त्र के अध्ययन में ज़्यादा रुचि हुई, और उन्होंने इसी के ऊपर आगे पढ़ाई करनी शुरू करी। और वहाँ पर उनका हीगल से काफ़ी उनका विचारों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, और उनके काफ़ी जो विचार थे या जो सिद्धांत अवधारणाएं थी वो हीगल से प्रभावित होने लगी। मैंने आपको पहले बताया है कि इसके बाद उनका एक विवाह हुआ 1843 में एक जेनी फॉन वेस्टफैलन नाम की लड़की से, जो कि बचपन की उनकी मित्र भी थी। उनके बच्चे भी हुए, लेकिन कठिनाइयों के कारण, परिवार में आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनके बच्चों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। यहाँ तक कि पुत्र और पुत्री की मृत्यु भी हुई, जो कि दवा के अभाव में हुई। फिर ऐसी स्थिति में जबकि मार्क्स बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे, पर फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए, और समाजशास्त्र ना कहें तो हम अपने विज्ञान में, अपने दर्शन शास्त्र में योगदान देते रहे। मार्क्स बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, उनके अध्ययन में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। उनके खुद के पुस्तकालय में 1000 से अधिक पुस्तकें थी, फिर भी वो कहते थे कि अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत देर तक अध्ययन करते रहते थे। रात सुबह जल्दी उठ जाते थे, फिर कॉफ़ी पीते, अखबार पढ़ते, फिर रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करते। इस तरीके से वो अपना समय अपना अध्ययन में गुजारते थे। उनका प्रिय वाक्य था, अच्छी तरह जानो फिर मानो, यानी कि केवल किसी के कह देने से नहीं मानना है, अपने आप को पहले देखना है, समझना है, अच्छी तरह जानना है किसी भी स्थिति को, उसके बाद उसे मानना है। फिर उसके बाद उनकी जो मित्रता है वो एक एंजल्स नाम के व्यक्ति से हुई। दोनों के विचार बहुत ज़्यादा मिलते थे। फ्रेडरिक एंजल्स नाम है उनका, जो कि बहुत ही रौबीले व्यक्तित्व के और असाधारण मस्तिष्क के धनी थे। बहुत ही अमीर थे, उद्योगपति के पुत्र थे, उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, और मार्क्स के पास बिल्कुल भी धन संपत्ति नहीं थी। तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक बने। कार्ल मार्क्स और इन दोनों ने मिलकर साम्यवादी साहित्य की रचना करी। दोनों ने कई लेख लिखे एक साथ। दोनों ने क्रांतिकारी दलों में रहते हुए बहुत जीवन में अपने सक्रिय योगदान दिया उनके जीवन में, और एंजल्स की मित्रता ने मार्क्स की प्रगति के एक तरह से द्वार खोल दिए थे। तो ये कहा जा सकता है कि वे दोनों ही युवावस्था से ही दोनों का एक जैसा साथ, एक जैसी दिशा में विकास हुआ, और उनके विचारों और भावनाओं की घनिष्ठतम स्थितियां बनी रहीं, और उन्होंने एक ही क्रांतिकारी आंदोलन में अपना योगदान दिया, और वो जब तक साथ रहे तब तक साथ मिलकर काम करते रहे। किसी भी व्यक्ति की तुलना में मार्क्स एंजल्स की बहुत ज़्यादा कद्र करते थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मार्क्स के विचार से एंजल्स ही वह व्यक्ति थे जो उनके सहकर्मी हो सकते थे, और मार्क्स को एंजल्स पर बहुत गर्व था। उनके नैतिक और बौद्धिक गुणों का बहुत बखान करते थे। तो पेरिस में जो मार्क्स ने कई ऐसे अराजकतावादी देखे, जैसे प्रौधा थे या वाकुनिन थे, तो उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1844 में मार्क्स को प्रशिया सरकार ने, ये फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला कि वो मार्क्स को
फ्रांस से निकाल दें। और फिर 1845 में मार्क्स को पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया और वह ब्रुसेल जाकर के रहने लगे। यहीं पर मार्क्स ने अपने दोस्त एंजल्स के साथ मिलकर होली फैमिली नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। होली फैमिली पुस्तक मार्क्स और एंजल्स ने जर्मन विचारधारा द जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक की भी रचना की, जिसमें उन्होंने फिर, जबकि मार्क्स हीगल के विचारों से, हीगल के दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित भी थे, तब भी उन्होंने उसका बहुत विवेचन किया, अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया और हीगल के सिद्धांत को नकार दिया। उन्होंने कहा कि एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता है, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद होता है। तो दोनों के निर्माण में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि थी जर्मन विचारधारा। फिर 1847 में मार्क्स और एंजल्स ने लंदन में साम्यवादी लीग की स्थापना की और इस लीग के आग्रह पर दोनों ने साम्यवादी नियमों का एक वक्तव्य तैयार किया, जो फरवरी 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के नाम से प्रकाशित हुआ और बहुत ही फेमस हुआ। 1848 में फ्रांस में पूंजीवादी क्रांति हुई, उसका प्रभाव यूरोप के बहुत सारे देशों में भी पड़ा। बेल्जियम सरकार ने देखा जब क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहा है तो उन्होंने मार्क्स को वहां से भी देश निकाला दे दिया। तो मार्क्स फिर फ्रांस आ गए। फ्रांस के जनवादी और संस्थाओं ने उनसे फिर से संपर्क किया। फिर फ्रांस सरकार ने जून 1849 में फिर मार्क्स को देश से निकाल दिया और फिर मार्क्स लंदन जाके रहने लगे और मृत्यु तक वे लंदन में ही प्रवासी जीवन बिताते रहे। 1864 में मार्क्स ने लंदन में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन किया, जो कि विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल। फिर लंदन में मार्क्स ने एक आर्थिक समीक्षा की एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था न्यू राइनिश जाइटुस पॉलिटिशे एकोमिनिशे। इस पत्रिका के 6 अंक प्रकाशित हुए थे और इस पत्रिका में मार्क्स ने और एंजल्स ने क्रांति के परिणामों पर कई लेख लिखे थे। फिर अधिकांश समय वो अपने लिखने पढ़ने में निकालने लगे। इससे इस काम में एंजल्स ने उनकी बहुत सहायता की और ऐसे लेखों से मार्क्स को भी अच्छी आमदनी होने लगी थी। उनका परिवार आर्थिक चिंताओं से थोड़ा सा मुक्त होने लगा था। लंदन में उनका प्रवासी जीवन हालांकि बहुत कठोर था और मार्क्स उनके परिवार को निर्धनता का बहुत सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि अगर एंजल्स ने निस्वार्थ भाव से मार्क्स की आर्थिक सहायता नहीं की होती तो मार्क्स अपनी अमर कृति कैपिटल को पूरा ही नहीं कर पाते। दास कैपिटल जो उनकी एक अमर कृति है और उसको पूरा करे बिना ही वो अभावग्रस्त होकर निश्चित ही मर जाते, ऐसा माना जाता है। 1867 में मार्क्स का जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है पूंजी, जिसको दास कैपिटल कहते हैं, उसका प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। उसका दूसरा और तीसरा खंड तो उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुआ। ये जो ग्रंथ है दास कैपिटल साम्यवादियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। मार्क्स शारीरिक रूप से काफी दुर्बल हो गए थे मानसिक परिश्रम और निर्धनता के कारण। तो उनके प्रियजनों ने कहा कि वो जल चिकित्सा लें, तो जल चिकित्सा के लिए भी वो गए, लेकिन उनको ऑस्ट्रिया की और प्रशिया की सरकारें धमकी देती रही तो उन्होंने वहां भी जाना छोड़ दिया। 1881 की 2 दिसंबर को उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स को बहुत भारी धक्का लगा। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया, फेफड़ों की सूजन, पुरानी खांसी। इस इलाज के लिए वो दक्षिणी फ्रांस गए, अल्जीरिया गए, पर उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। बीमारी में मानसिक कष्ट और भी बढ़ गया जब उनकी सबसे बड़ी पुत्री जेनी का मृत्यु का समाचार मिला। उनकी पत्नी की लंबी और दर्दनाक बीमारी के दौरान अनिद्रा के कारण, व्यायाम और ताजा हवा के अभाव के कारण और शारीरिक और नैतिक रूप से थके हुए मार्क्स को निमोनिया हो गया और उस निमोनिया की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई। उनकी हालत तेजी से गिरने लगे थे और 14 मार्च 1883 को तीसरे पहर 2:45 बजे संसार के सबसे महान विचारक की चिंतन क्रिया बंद हो गई। वे आराम कुर्सी पर सोए हुए थे और वो उसी अवस्था में सदा के लिए सो गए। उनके मित्र एंजल्स ने पत्र लिखकर मार्क्स के मित्रों को और उनके अनुयायियों को इस दुखद घटना का समाचार दिया।
उन्होंने लिखा कि हमारी पार्टी के सबसे महान मस्तिष्क ने सोचना बंद कर दिया है। आज ऐसे दृढ़ तंत्र हृदय ने धड़कना बंद कर दिया है जैसा मैंने पहले कभी देखा न सुना। 1883 की 17 मार्च को शनिवार के दिन उन्हें लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया, जो एक पहाड़ी पर है, जहां से पूरे विराटनगर की झांकी दिखती है। वास्तव में समाधि मार्क्स परिवार की समाधि है, जहां मार्क्स की पत्नी, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी दफनाया गया। मार्क्स की मृत्यु पर एंजल्स ने कहा, जीवन में मार्क्स का उद्देश्य हर संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उनके जीवन का मुख्य तत्व था। उसने ऐसे अदम्य उत्साह, साहस और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इसीलिए वो अपने समय का सबसे अधिक घृणा और सबसे अधिक श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवित रहेगा। उनकी पुत्री ने लिखा है कि हम सामाजिक जनवादी पीर पैगंबर को नहीं मानते, उनकी समाधियों का भी हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग सम्मान के साथ, आभार के साथ उस व्यक्ति को याद करते हैं जो उत्तरी लंदन के उस कब्रिस्तान में दफन है जहां हजारों साल बाद मजदूर वर्ग की आजादी की तमन्ना के रास्ते में आने वाली बर्बरता और तंगदिली अतीत की अविश्वसनीय कथाएं बन जाएंगी। तब आजाद और कृतज्ञ लोग इस कब्रिस्तान के पास नंगे सिर होकर खड़े होकर अपने बच्चों से कहेंगे, यहां दफन है कार्ल मार्क्स। ये श्रद्धा, ये सम्मान कार्ल मार्क्स को मिला था। कार्ल मार्क्स के निकट वाले लोग ये जानते हैं कि उनकी मृत्यु से मजदूर आंदोलन को बहुत नुकसान पहुंचा। मजदूर आंदोलन में एक महान मेधावी प्रकांड पंडित ही नहीं, बल्कि एक सुसंगत और लौह चरित्र इंसान खो दिया था। जो कृतियां वह छोड़ गए उनसे स्पष्ट है कि कितना सारा ज्ञान उनके साथ चला गया, क्योंकि कृतियां तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है जितना लिखने का वो इरादा रखते थे। वैज्ञानिक मार्क्स ने मजदूर वर्ग के वकील मार्क्स से क्या कुछ उपलब्ध किया, उसे न तो ताम्रपत्रों पर लिखा जा सकता है, न किसी धातु या पत्थर के स्मारक पर। मार्क्स द्वारा दिया गया महामंत्र, दुनिया के मजदूरों एक हो, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं है। उनका यह महामंत्र अमर हो गया। कार्ल मार्क्स जन्मजात जननायक थे। उनका भाषण संक्षिप्त, सुसंगत और अकाट्यपूर्ण होता था। वे कभी कोई फालतू शब्द बोलते ही नहीं थे। वे कहा करते थे, विज्ञान को आत्मानंद नहीं होना चाहिए, जिन्हें सबसे पहले अपने ज्ञान को मानव जाति की सेवा में अर्पित करना चाहिए। मानव के लिए कार्य करो, यह उनका प्रिय कथन था। मार्क्स ने अपने सरगर्मी को अपनी जन्मभूमि तक नहीं रखा। वे कहते थे, मैं विश्व का नागरिक हूं, मैं जहां कहीं भी हूं सक्रिय हूं। इसीलिए फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, चाहे जिस देश में भी घटनाओं या राजनीतिक अत्याचारों से बाध्य होकर वो गए, वहां उठने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों में उन्होंने बहुत जोर शोर से हिस्सा लिया। तो मार्क्स ने केवल समाजवादी साहित्य की रचना नहीं की, बल्कि श्रमिकों को संगठित करने का काम भी किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन भी किया। आज जहां करोड़ों व्यक्ति मार्क्स को ईश्वर की भांति पूजते हैं, उन्हें याद करते हैं, वहीं समाजशास्त्र के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम कार्ल मार्क्स के विचार और उन पर होने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।